दूसरी गलती मैंने ये की कि मैंने प्रैक्टिस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी मुझे देनी चाहिए थी, और मैं पढ़ने में लगी रही और वो नॉलेज टेस्टिंग को शायद मैंने एक सेकेंडरी स्फीयर में रेलीगेट कर दिया था। लेकिन एस्पिरेंट्स से सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी कैसे निकाल सकते हैं, उसका तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, एडवांस में तो जाना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि हम पढ़ लेते हैं 10-10, 20-20 पेज एक बैठकी लगा के हम पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है हमें याद ही नहीं होता है, हम उसको कैरी कैसे करें। आप सारा कुछ पढ़कर नहीं जा सकते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें डीलिमिट कुछ अपना डिफाइन करना होगा, सिलेबस डीलिमिट करना होगा। उसके लिए आपका थीमेटिक क्लासिफिकेशन आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, और ये यूपीएससी एक एग्ज़ाम है, एक हिस्सा है आपकी लाइफ का, ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है, और इसे अपनी पूरी लाइफ बनाइए भी मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ आसना चौधरी मैम है। यूपीएससी 2022 का जो रिजल्ट आया है, मैम को उसमें चयन 160 रैंक के साथ मैम का सिलेक्शन हुआ है। तो मैम से उनकी जर्नी जानेंगे, उनका मोटिवेशन जानेंगे और क्या स्ट्रगल रहा था उसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम, सबसे पहले आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ब्रीफली अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आसना चौधरी है। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी हायर एजुकेशन में बीए इंग्लिश ऑनर्स किया लेडी श्री राम कॉलेज से। मैंने मास्टर्स किया साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में, और साथ ही साथ मैंने यूपीएससी क्रैक कर 116th रैंक पाई। ओके मैम, आपका अटेम्प्ट कौन सा था? मीडियम का रखा था आपने? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थी? मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था। मीडियम मेरा इंग्लिश था और ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया था। मैम, आपका थर्ड अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। 2 अटैम्प्ट्स में आपके प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, जैसे आपने मेंशन करा जब हम बात कर रहे थे। तो क्या मिस्टेक्स रहे थे और इसमें आपने इम्प्रूवमेंट करा? जी, मैंने फ़र्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी मैं, और मेरे जो मैं कहूँगी कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी रही थी वो ये रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गैदर करने में लग गई थी, और रादर दैन जो अवेलेबल नॉलेज मेरे पास थी, अवेलेबल नॉलेज सोर्सेज मेरे पास थे, उनको रिपीटेडली रिवाइज़ करने में। तो ये एक बहुत बड़ी गलती मैंने की। दूसरी गलती मैंने ये की कि मैंने प्रैक्टिस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी मुझे देनी चाहिए थी, और मैं पढ़ने में लगी रही, और वो नॉलेज टेस्टिंग को शायद मैंने एक सेकेंडरी स्फीयर में रेलीगेट कर दिया था। और जो थर्ड मिस्टेक मेरी रही वो ये रही कि मैंने स्टैटिक पोर्शन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और करंट पोर्शन को वापस से थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया था। मैम, 28 मई को 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है। इस बार का जो कि एक तरीके से जो ट्रेंड था, जो प्रीवियस ईयर का यूपीएससी का, बुरी तरीके से वह ध्वस्त हो चुका है। आप लोग इसे सिलेक्ट होते हो तो सिलेक्टेड लोग ही बताते हैं कि भाई एलिमिनेशन टेक्निक का फॉलो करो, जो नहीं आ रहा है उसको प्रोत्साहित करो, थोड़ा मैच करो, 50-50, 60-40 ऐसा कंसेप्ट होता है। और जो सीसेट का पेपर था उसमें मैथमेटिक्स कहा जाता है कि 10वीं लेवल का सिलेबस, लेकिन वो बहुत कैट टाइप का वो आ गया था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो एस्पिरेंट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2024 में उन्हें जाना है प्रीलिम्स के लिए, तो वो चीज़ें क्या फॉलो करें, किस तरीके से काम करें? उन लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि यूपीएससी एज एन एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। हर साल कुछ क्वेश्चंस में बदलाव देखा जाता है, कुछ एरियाज़ नए इंट्रोड्यूस होते हैं। तो आप सोली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी नॉलेज डाइवर्सिफाई करनी होगी, प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा। अराउंड 40 क्वेश्चंस इस बार थोड़े अलग पैटर्न के आए। वो पैटर्न जो लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 6 to 8 क्वेश्चंस में, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर थोड़ा 40 क्वेश्चंस तक चला गया था, जिनमें लोगों को जनरली बहुत प्रॉब्लम हुई। हाउएवर तो ये एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही एसोसिएटेड है इस एग्ज़ाम के साथ, तो वो आप ध्यान में रखें जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया है तो वो सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, और इसका प्रभाव कट ऑफ पर ज़रूर पड़ेगा। तो आप पेपर देते हुए निराश ना हो, अपने आंसरिंग प्रोसेस को ना रोक दें, और जितना आप अच्छे से दे सकते हैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करें। हाइपर ना हो जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट ही है। ओके मैम, मैं पेपर देख रहा था तो जहाँ तक मेरी अपनी समझ है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए थे, मतलब, और मैं किसी से बात करें जो सिलेक्टेड ऑलरेडी, तो बता रहे थे कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए थे। पहले भी एनसीईआरटी रिलेवेंट था, अब भी है,
लेकिन एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी कैसे निकाल सकते हैं, उसका तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, एडवांस में तो जाना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है आपकी, मतलब कि सक्सेस होने में एनसीईआरटी का कितना रोल रहा है? एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छा तरीका है। एनसीईआरटी का जो करिकुलम है वो बहुत ही सिंपल भाषा में है, तो आपको फॉलो अप करना इजी होता है। लेकिन मैंने 11th और 12th अपनी ह्यूमैनिटीज़ से की थी, तो मेरा एक बेसिक एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई थी अपने 12th ग्रेड में। तो इस वजह से मैंने दोबारा ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी एनसीईआरटीज़ नहीं उठाई। ज्योग्राफी मेरे पास सब्जेक्ट नहीं था, तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को मैंने ज़रूर फॉलो किया। फ़ाइन आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए फ़ाइन आर्ट्स की 12th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो किया, लेकिन हिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने नहीं देखी। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपके एरियाज़ कौन से स्ट्रॉन्ग हैं जिनमें आप डायरेक्टली एडवांस लेवल पर जा सकते हैं, और जो एरियाज़ आपके थोड़े वीक हैं उनमें आप एक अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए एनसीईआरटी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। एस्पिरेंट ये भी पूछते हैं कि अब जाओ कहीं इंटरव्यू करें तो उनसे पूछो कि हम पढ़ लेते हैं 10-10, 20-20 पेज एक बैठकी लगा के हम पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है, हमें याद ही नहीं होता है, हम उसको कैरी कैसे करें। तो मुझे लगता है कहीं कहीं रिवीजन का वो तरीका एक तरीके से होता है कि रिवीजन जैसे जितना बेहतर होगा उतना वो अच्छे तरीके से उसको याद कर सकते हैं। तो क्या तरीका होना चाहिए एक रिवीजन करने का, जो भी आप पढ़ रहे हो आज तो उसको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए ताकि वो इसकी की है कि आप फर्स्ट सिटिंग में ही एक्सपेक्ट ना करें कि आप उस सब्जेक्ट के विद्वान बन जाएंगे, क्योंकि ये नहीं होने वाला है। आप जो फर्स्ट टाइम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको रादर दैन पूरी तरह से रटने के आप उसको ट्राई कीजिए, उसको क्लासिफाई करने का, उसके कंटेंट्स को क्लासिफाई करने का, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखने का सब्जेक्ट का कि कौन से एरियाज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से एरियाज़ पर कम करना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट का थोड़ा ध्यान रखिए। जब आपको ब्रॉडली एक सब्जेक्ट के कंटेंट्स का पता चल जाए फर्स्ट रीडिंग में, तो वो सफिशेंट होता है आपके लिए। आपको फर्स्ट रीडिंग में ही उस सब्जेक्ट को मास्टर नहीं करना है। फिर जब आप सेकंड रीडिंग करते हैं तो ये जो आपका बेसिक आउटलाइन थी कंटेंट की, ये एनरिच होती रहती है, उसमें और थोड़ा कंटेंट ऐड होता रहता है। तो ये रिपीटेड रिवीजन की कहानी है, और अगर आप ऑल एट वंस करने जाएंगे तो आपको शायद निराशा हाथ लगे। तो इस वजह से सब्जेक्ट को पहले समझिए फर्स्ट रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग से आप नॉलेज को एनरिच करने का सोचिए। तो ऐसे कर कर शायद आप सब्जेक्ट को टुवर्ड्स द एंड मास्टर कर पाएँ। मैम, मेन सेंस राइटिंग की बात करी जाए तो उसमें एक दिन में आप परिपूर्ण नहीं हो सकते, बहुत टाइम लग जाता है, और आपने भी शायद महसूस किया होगा। तो मेन सेंस राइटिंग में कैसे खुद को बेटर कर सके, और एक कैंसर राइटिंग लिखने के लिए कौन सा फॉर्मेट सही होता है? कोई बताता है कि बुलेट फॉर्म में लिखो, कोई बताता है पैराग्राफ में, कोई और सजेशन देता है। तो आपकी नज़र में क्या बेस्ट हो? मेंस आंसर राइटिंग वापस से आपको एक स्टेज प्रोसेस है, ये आपको 2 स्टेजेस में करना है। पहले स्टेज में असेसमेंट पर आपका ध्यान रहेगा, दूसरे स्टेज में आपको मास्टर होने का ट्राई करना है उसमें। और जहाँ तक आंसर्स की बात है, अगर आप बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स लिखते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपने कितना पोर्शन कवर कर दिया है। पैराग्राफ में शायद आप ट्रैक नहीं रख पाते हैं और आप थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं, जो इस एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत क्रूशियल है। तो शायद पॉइंटर्स में लिखना आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। तो जीएस के अगर आप आंसर्स पॉइंटर्स में लिखते हैं तो वो आपको जनरली एक एज देगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कंजर्वेशन। और एसेज आप पॉइंटर्स में नहीं लिख सकते हैं, वो आपको फुल लेंथ जो एसे का स्टाइल होता है उसी में लिखना होता है। तो ये आई स्ट्रांगली बिलीव अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं आंसर तो आपको टाइम कंजर्वेशन में एज मिलती है। मैम, यूपीएससी को बहुत नज़दीक से आप समझ रही हो और जान रही हो क्योंकि आप सिलेक्ट हो गई हो, कितना डिफ़िकल्ट है? एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपने बहुत मेहनत करा होगा, 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकलना, तीसरी बार में आप सिलेक्ट हुए हो, बहुत हार्ड वर्क करना होगा। तो ये जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, आगे भविष्य में आने वाले समय वो सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट कुछ नहीं भी होंगे, कितना डिफ़िकल्टी है? यूपीएससी एक ओवरऑल मैं पूछूं कि एक पर्सनालिटी में क्या पैकेज ढूंढता है, तो क्या आपने ऑब्जर्व करा है? यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको हार्ड वर्किंग ज़रूर होना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है।
पर स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड वर्क ना करें, तो ये ऑपोजिट्स नहीं है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। आप सारा कुछ पढ़कर नहीं जा सकते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें डीलिमिट भी कुछ अपना डिफ़ाइन करना होगा, सिलेबस डीलिमिट करना होगा। उसके लिए आपका थीमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत हेल्प करता है। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन स्कीम आप बना सकते हैं, तो आपको एक स्कीम अपने ध्यान में रखनी होगी। और जहाँ तक बात है कि कितना डिफ़िकल्ट है ये प्रोसेस, तो एक बार अगर आप इसे समझ लें और इसके एसेंस को समझ लें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। लेकिन शुरुआती दौर में ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में नहीं है। तो उस टाइम ये थोड़ा नेवर एंडिंग नॉलेज एक्विजिशन लगता है। बट एक बार जब आप समझने लगते हैं तो तब आपको लगता है कि ये मैनेजेबल है। तो अगर आप अपने सोर्सेज मैनेज कर पाएँ तो उसके बाद ये एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल है। मैम पिछले साल एक सिलेक्ट हुए थे, 21st रैंक या फिर शायद 20वीं रैंक उनकी थी। सुनील कुमार धनवंता सर IAS में सेलेक्ट हुए थे। उनका एक ट्वीट वायरल हुआ जब 28 मई को प्रीलिम्स का पेपर हुआ, तो उन्होंने लिखा था ट्वीट में कि ये परीक्षा आपके दक्षता के परीक्षण से ज़्यादा आपके किस्मत की परीक्षा हो चुकी है। इसलिए इस पर सिर्फ डिपेंड रहना अपने करियर के लिए कहीं से भी समझदारी भरा कदम नहीं है। आपने एक TVF की सीरीज शायद देखी होगी, मे बी एस्पिरेंट स्टोरी, देखा आपने? उसमें प्लान बी की बात करी जाती है। तो जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, तो क्या आप प्लान बी रखें या फिर नहीं रखें, या फिर कुछ साल पूरी तरीके से डेडिकेट होकर सिर्फ UPSC को दें? आपकी इसमें क्या राय है? मैंने खुद ने प्लान बी रखा है, और अगर मैं लोगों को बोलूँगी कि आप कोई प्लान बी ना सोचें तो वो बेईमानी होगी। मैंने अपनी मास्टर्स साइड बाय साइड की थी, तो मैं हाँ नेट JRF के लिए ज़रूर, और इस बार अगर मैं क्लियर नहीं कर पाती तो मैं नेट JRF के लिए ज़रूर अपियर होती। तो मैंने प्लान बी रखा था, और अगर मैं लोगों को बोलूँगी कि आप प्लान बी ना रखें तो शायद वो मेरी तरफ से एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होगा। तो आप लोग प्लान बी रख सकते हैं, और लेकिन अराउंड 1 साल आपको शायद डेडिकेट करना होगा इस प्रिपरेशन को स्टैंड अलोन, तो वो ज़रूरत है आपको। मैम जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं उनके लिए 2 शब्द और आपका लास्ट मैसेज क्या है? जो एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, और ये UPSC एक एग्ज़ाम है, एक हिस्सा है आपकी लाइफ का, ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है, और इसे अपनी पूरी लाइफ बनाइए भी मत। अगर आप किसी कारण की वजह से इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए हैं, या फिर आप रैंक अचीव करने में नाकामयाब रहे हैं, इट्स ओके। आपके पास और बहुत मौके आएंगे लाइफ में अपने आप को साबित करने के लिए, और बहुत सारी जॉब्स हैं, और बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब्स हैं, बहुत अच्छी करियर ग्रोथ वाली जॉब्स हैं। आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काफ़ी सोशल सेक्टर में जॉब्स हैं, तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी एकेडमिक्स में थोड़ा आगे जा सकते हैं, PhD परस्यू कर सकते हैं। तो बहुत ऑप्शंस हैं, और ये एग्ज़ाम ही सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं रह गया है आपके लिए, और आपने जिस लेवल की प्रिपरेशन की है डेफिनेटली वो आपको बाकी फील्ड्स में भी हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू सो मच असना चौधरी मैम, बहुत प्रोसेस में अपने निकाला और अपनी जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने टिप्स दिया। तो इस वर्ष हम विश करते हैं कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, IAS बनो, IPS बनो, ऐसे आपका IAS और IFS दोनों प्रेफरेंसेस हैं, तो उसमें आप डेफिनेटली आप उसमें जाओ। और जो आम जनमानस और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक अच्छे नीति निर्माता के तौर पर आप काम करो, आपको जो लोग कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। दोस्तों, मैम ने अपनी जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल शेयर किया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच मैम।